पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, एक ही है। एक कहानी बताऊंगा मैं, उससे पूरा वंश याद हो जाएगा आप लोग को। तो देखिए, जैसे भारत में गुप्त वंश का पतन हुआ, उसके बाद भारत में कई छोटे छोटे राजवंश उदय होने लगे। उसी में से एक वंश कौन सा था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अब देखो, इस वंश का संस्थापक कौन होता है? पुष्यभूति। कौन होता है? पुष्यभूति, ठीक है। तो उसी के नाम पर इस वंश को कहा जाता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। ये इस वंश का संस्थापक हुआ, परंतु ये क्या थे? अधीन थे, सामंत थे, ठीक है। कई वर्षों तक सामंत रहा है। फिर इसके बाद इस वंश का अगला शासक बनता है पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन। कौन बनेगा? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ पहला, और ये क्या करेगा? इस वंश को स्वतंत्र करवा लेगा। इस वंश को क्या करेगा? स्वतंत्र करवा लिया, मतलब अब ये किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। ये स्वतंत्र राजा बन गया। अब ये अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। अब देखिए, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर, थानेश्वर क्या थी? उस समय इसका नाम थानेश्वर था, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आती है, और वर्तमान में इसका नाम है थानेश्वर। क्या नाम है इसका? थानेश्वर। पहले क्या था? थानेश्वर, और वर्तमान में अभ्रंश होकर क्या बन गया? वो थानेश्वर। और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले राजधानी इनकी ये थी, और प्रभाकर वर्धन इस वंश को स्वतंत्र करवाता है। अब प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, जिसका नाम था यशोमती। क्या नाम था उसकी पत्नी का? यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। अब यशोमती के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे भैया? दो पुत्र। एक का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था एक का? राज्यवर्धन। और एक का था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का क्या था? हर्षवर्धन। अब देखिए, ये दो पुत्र थे उसके। बड़ा बेटा राज्यवर्धन था, छोटा बेटा उसका हर्षवर्धन। और इसी की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। पुत्री का नाम क्या था? राजश्री, ठीक है। अब देखिए, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बनेगा? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन शासक बन गया। अब क्या होता है? और राजश्री का विवाह किससे हो जाता है? कन्नौज का एक राजा रहता है। कन्नौज का राजा कौन था? ग्रहवर्मा। कौन था कन्नौज का राजा? ग्रहवर्मा से राजश्री का विवाह हो गया, ठीक है। कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा से विवाह किसका हो गया? राजश्री का। अब देखिए, विवाह हो गया इसका। फिर क्या होता है? यहाँ पर मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र आता है, तो मालवा का एक राजा रहता है। कहाँ का राजा था? मालवा का। मालवा का राजा था देवगुप्त। कौन था मालवा का राजा? देवगुप्त, ठीक। मालवा का शासक क्या करता है? ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? ग्रहवर्मा की। और जो राजश्री थी उसे बंदी बना लिया उसने। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को क्या करा? उसने बंदी बना लिया। अब राजश्री को बंदी बना लिया तो भैया भाई तो युद्ध लड़ने जाएगा। कौन था उसका भाई? राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन ने किसके ऊपर अटैक किया होगा? सीधी सी बात है, कन्नौज के ऊपर अटैक किया। देवगुप्त को ये क्या करेगा? मार डालेगा। मतलब देवगुप्त की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी देवगुप्त की? राज्यवर्धन ने। अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाएगा? राज्यवर्धन का। और राजश्री को क्या करेगा? वो मुक्त करवा लेगा, ठीक है। जब राजश्री को मुक्त करवा लिया, अब जो मालवा का शासक था, कौन था मालवा का शासक? देवगुप्त। देवगुप्त का एक मित्र था। क्या था? देवगुप्त का एक फ्रेंड था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था उसका? शशांक, ठीक है। किसका मित्र है? देवगुप्त का। और ये कहाँ का राजा है? तो उस समय एक गौड़ प्रदेश हुआ करता था। कहाँ का राजा था ये? गौड़ प्रदेश का राजा कौन था? शशांक। अब शशांक क्या करेगा? धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देगा ये? राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने, ठीक है। तो राज्यवर्धन मर गया, ठीक है। अब यही शशांक किस पर अधिकार कर लेगा फिर? तो कन्नौज पर। कन्नौज किसके अंडर आ गया? हम शशांक के अंडर में आ गया। अब जो शशांक था ना, ये शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था ये? शैव धर्म को।
और ये कट्टर, जैसे हम बोलते हैं ना कि कट्टर हिंदू, तो ऐसा ही कट्टर शैव धर्म का समर्थक था, अनुयायी था। तो इसने क्या करा भैया, इसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोध गया में है ना बोधि वृक्ष, कहाँ पर, बोध गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, शशांक ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बोध गया के बोधि वृक्ष को किस राजा ने कटवाया, तो शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। अब यहाँ पे राज्यवर्धन की तो हत्या हो गई। अब जो राजश्री थी वो भाग जाती जंगल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, छोटा भाई इसका हर्षवर्धन, उसका राज्याभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक होता है तब वो कितने साल का रहेगा, 16 साल का। 16 साल का वो 606 ईस्वी में, कब, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। कहाँ का शासक बनेगा ये, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। अब हर्षवर्धन क्या करेगा, हर्षवर्धन अब अटैक करेगा किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर। जो गौड़ नरेश शशांक था, शशांक के ऊपर कौन अटैक करेगा, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन क्या करेगा, शशांक को हरा देगा, हरा दिया और इसकी क्या कर देगा, वो हत्या कर देगा, ठीक है। अब देखिए कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया, हर्षवर्धन का। कहाँ पर अधिकार हो गया, कन्नौज का राजा कौन बन जाता है, हर्षवर्धन। अभी राजा नहीं बनता है, ये क्या करता है फिर, अब उसको तो हरा दिया, अब इसकी बहन को ढूंढने के लिए भेजता है। तो विंध्य के जंगल में इसकी बहन को ये ढूंढ लेते हैं, राजश्री को ढूंढ लेते हैं। अब राजश्री को ढूंढ लिया इन्होंने, तो ये बोलता है कि राजश्री को अब कहाँ की शासिका बनाया जाए, कन्नौज का। अब ये तो ये बोल देता कि बहन को शासक बनाया जाए कन्नौज का, पर जो राजश्री थी उसकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो राजश्री बोलती कि नहीं, अब कन्नौज का राजा कौन रहेगा, हर्षवर्धन। तो फिर कन्नौज भी किसके अंडर में आ गया, हर्षवर्धन के पास। अब कन्नौज का राजा भी कौन हो गया, हर्षवर्धन। हर्ष के पास अब 2 राज्य हो गए, एक थानेश्वर हो गया और एक कन्नौज। तो दोनों को मर्ज कर लिया उसने और उसका साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है हर्षवर्धन, जो पावरफुल राजा था इस वंश का, सबसे प्रतापी। अब हर्ष क्या करता है भैया, ये अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार करता है और पूरे उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। जैसे शशांक को भी मार दिया, मालवा का शासक भी मर चुका है। तो अब कौन बचा उत्तर भारत में, शशांक बचा, और दक्षिण भारत में बचता है पुलकेशिन द्वितीय। उत्तर भारत में जो राजा रहेगा वो कौन रहेगा, हर्षवर्धन। और दक्षिण भारत में एक राजा रहता है पावरफुल, जिसका नाम क्या था, पुलकेशिन सेकंड, ठीक, क्या नाम था, पुलकेशिन सेकंड। ये प्रश्न पूछा जाता है, पुलकेशिन सेकंड दक्षिण भारत का राजा। तो अब भैया उत्तर भारत में तो हर्षवर्धन हो गया और दक्षिण में क्या हो गया, पुलकेशिन। अब दोनों चाहेंगे कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। हर्ष दक्षिण की ओर आना चाहेगा और पुलकेशिन उत्तर की ओर जाना चाहेगा। तो दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। अब नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है तो इसमें कौन हार जाएगा, हर्ष हार गया। कौन हार गया यहाँ पर, हर्ष की पराजय हो गई, हर्ष हार गया। अब हर्ष हार जाता है, दोनों के बीच में संधि हो जाती है कि भैया दोनों राज्यों के बीच जो विभाजन करेगी वो नर्मदा नदी करेगी। उत्तर में हर्ष रहेगा और दक्षिण में पुलकेशिन, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब देखो हर्ष के दरबार में कौन आया था, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हर्ष के दरबार में चीनी यात्री आया था। कौन आएगा चीनी यात्री, हुएनसांग। कौन आएगा, हुएनसांग, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हुएनसांग किसके दरबार में आया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, हुएनसांग। ये जरूर याद रखें आप, ये पीएससी में भी आया है, जेल पेरी वनरक्षक, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हुएनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन का। और यहीं पर आप एक बात और नोट कर लें कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त वंश में बताया था मैंने। और ये किसके दरबार में आता है, तो हर्षवर्धन के दरबार। और ये भी कहाँ से आता है, चीन से। ये क्यों आता है, तो ये भारत में पढ़ने आता है और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आता है। बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको संकलित करने आता है, उनको इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि चीन में पूरा में बौद्धिज्म फैल जाता है। तो ये बौद्ध धर्म को जो ग्रंथ थे उनको संकलित करने आता है और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है। अब देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय ना, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बिहार में। अब नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसकी, महायान शाखा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, हुएनसांग के प्रभाव में आने से हर्ष बौद्ध धर्म अपना लेता है।
क्या बन गया? हर्ष बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अब हर्ष बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन से धर्म का अनुयायी था? तो हर्ष बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शिव का उपासक था। किसका? शिव और सूर्य का उपासक था, ठीक है। इनकी पूजा करता था, ये इनके कुल देवता थे। तो इनके जो पूर्वज थे हर्ष के, वो भी इनकी उपासना करते थे। परंतु हर्ष हुएनसांग के संपर्क में आया और बौद्ध बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि हर्ष क्या बन गया? बौद्ध। पहले क्या था? पहले वो शिव धर्म का नहीं, मतलब सीधा सा कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म का वो अनुयायी हुआ करता था, ठीक। अब देखिए, अब इतिहास में कहा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्ष हुआ। कौन हुआ भारत का अंतिम हिंदू राजा? भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन है? हर्ष, ठीक है। परंतु पूर्ण रूप से हर्ष क्या हिंदू है? हर्ष ना तो पूर्ण रूप से हिंदू है, इसलिए पर ये कई जगह विचारक बोलते हैं कि ये गलत है, हम हर्ष को पूर्ण रूप से हिंदू राजा नहीं कह सकते क्योंकि बौद्ध बन चुका है। और भारत का ये कई बार कोटेशन आता है कि भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन है, तो भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्ष को बताया जाता है, ठीक, जो गलत है क्योंकि हर्ष क्या हो गया था, बाद में बौद्ध बन जाता है, ठीक। अब देखिए हर्ष बौद्ध बन गया। अब हर्ष की आत्मकथा, हर्ष चरित्र क्या है? हर्ष की आत्मकथा हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो ये लिखी बाणभट्ट ने। किसने लिखी भैया? बाणभट्ट। ये पुस्तक बहुत आती है कि हर्ष चरित्र के रचिता कौन है, तो बाणभट्ट। और इन्हीं बाणभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी है कादम्बरी। कादम्बरी भी किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचिता कौन है? तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने ये दोनों पुस्तकें लिखी। अब देखिए हर्ष जो था उसे विद्वान भी बताया जाता है। उसने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। रत्नावली, कौन से ग्रंथ लिखे उसने? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों ग्रंथ किसने लिखे हैं? हर्ष ने। ये तीनों ग्रंथ की रचना किसने की है? हर्ष ने। परंतु कुछ जो इतिहासकार हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो बताते हैं कि ये ग्रंथ हर्ष ने नहीं लिखे। एक सावक नाम का कवि था। क्या नाम का? सावक। एक सावक नाम का कवि था। मंत्री, परिषद में मंत्री को सचिव कहा जाता था। जो मंत्री होता था उसे क्या कहते थे? सचिव या अमात्य कहते थे, ठीक है। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। उसका राज्य बहुत बड़ा था तो उसको कई अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को भुक्ति में, मतलब एक बड़े राज्य को हमने क्या करा? भुक्ति में बांटा, ठीक है। मतलब प्रांत के बाद छोटी इकाई क्या हो गई? भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति को हमने किस में बांटा? राजस्थानी, उपरीक और राष्ट्रीय में बांटा। राष्ट्रीय कहलाता था, मतलब उसकी हमने कई छोटी छोटी इकाई कर दी, ठीक है। भुक्ति का विभाजन हमने किस में करा? तो जिलों में, ठीक है। और जिलों को संज्ञा, जिलों की संज्ञा दी जाती, ठीक है। जैसे हमने आज हम जिसे जिला कहते हैं तो उस समय क्या कहा जाता था? हर्ष के समय उसे भुक्ति कहा जाता था। और विषय, ग्राम, जिसका प्रधान विषपति होता था, ठीक है। विष का प्रधान कौन हो गया? विषयपति, ठीक है। विषय का प्रधान हो गया विषयपति। इसके पहले हमने पढ़ा था तो विष आया था, विष का प्रधान विषपति, तो यहाँ पर विषय हो गया, वो तो विषपति हो गया। विषय के अंतर्गत क्या आता था? अब देखिए विषय से छोटी इकाई क्या थी? पाठक, मतलब तहसील लेवल हो गया है, ठीक है। और इससे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम शम पटली कहा जाता था उसको, ठीक। इसके बाद है कि पुलिस कर्मियों को क्या कहते थे? चाट और भाट कहा जाता था। जो पुलिस कर्मी थे उन्हें क्या कहते थे? और जो मुख्य पुलिस अधिकारी था उसे क्या कहते थे? दंडपाशी। मतलब जो बड़ा अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दंडपाशी या दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी को कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। मतलब अश्व मतलब घोड़े की जो सेना थी उसके क्या कहा जाता था? उसके बृहदेश्वर। पैदल सेना को के अधिकारियों को बालाधिकृत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अब देखिए सिंचाई के लिए हम क्या करते थे? तुला यंत्र का यूज़ किया जाता था। हर्ष के शासनकाल में सिंचाई के लिए कौन सा यंत्र? तुला यंत्र। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। सूती वस्त्र के लिए फेमस था मथुरा, ठीक है। मथुरा यूपी में आता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा, मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अब देखिए हर्ष में प्रांतीय शासकों के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? लोकपाल। मतलब हर्ष के शासनकाल में जो प्रांतीय शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था?
लोकपाल, ठीक है। ये हर्षवर्धन पूरा हो गया, वर्धन डायनेस्टी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।